हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सरस्वती वायु मंत्रा पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग मेरे जो वीडियोज हैं उनको आप लोग पूरा असेस कर रहे होंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ में उनको शेयर भी कर रहे होंगे और अपने फ्रेंड्स को भी मोटिवेट कर रहे होंगे कि आप इन वीडियोस को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज लास्ट टर्न पर मैंने आप लोगों के साथ में ऊजेनेसिस के मैंने 3 स्टेप्स के बारे में बात की थी। मैंने आप लोगों को बताया था मल्टीप्लिकेशन फेज, मैंने आप लोगों को बताया था ग्रोथ फेज, मैंने आप लोगों को बताया था मैचुरेशन फेज के बारे में। आज हम लोग इसी के अंदर ग्रोथ फेज के अंदर दो चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी, एक प्री वाइटेलोजेनेसिस, एक हमने पढ़ा था वाइटेलोजेनेसिस। आज हम लोग यहां पर जो बात करने वाले हैं तो ग्रोथ फेज के अंदर हम लोग यहां पर दो चीजें डिस्कस करते हैं। एक तो बात करते हैं हम किसकी, प्री वाइटेलोजेनेसिस, और एक पढ़ेंगे हम लोग यहां पर वाइटेलोजेनेसिस, यानी कि पूर्व पीतक जनन, और एक हम लोग बात करेंगे पीतक जनन। प्री वाइटेलोजेनेसिस, एक हम लोग किसकी बात करेंगे, वाइटेलोजेनेसिस की बात करेंगे। देखिए, प्री वाइटेलोजेनेसिस के कंसेप्ट को यदि आप लोग समझे तो प्री वाइटेलोजेनेसिस में हम लोग क्या पढ़ते हैं, यौग के संश्लेषण एवं संग्रह से पहले की अवस्था। मतलब यहां पर नो सिंथेसिस ऑफ योग, यहां पर योग का संश्लेषण नहीं होता, न ही योग का संग्रह होता। तो नो सिंथेसिस ऑफ योग, यहां पर योग का संश्लेषण नहीं होता। यहां क्या होता है, यहां पर साइटोप्लाज्म एवं न्यूक्लियस के अंदर चेंजेज या परिवर्तन देखने को मिलते हैं। यानी कि कोशिका द्रव एवं केंद्रक में ही परिवर्तन होते हैं, यहां पर किसी प्रकार का योग का सिंथेसिस या स्टोरेज नहीं होता। जबकि वाइटेलोजेनेसिस में हम लोग क्या पढ़ते हैं, सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ योग, कि इस प्रावस्था के अंदर योग का संश्लेषण एवं संग्रह होता है। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, वाइटेलोजेनेसिस। तो ग्रोथ फेज को दो भागों में डिवाइड करते हैं, प्री वाइटेलोजेनेसिस, एक आप लोग बताएंगे वाइटेलोजेनेसिस। प्री वाइटेलोजेनेसिस की बात करें तो नो सिंथेसिस ऑफ योग, यानी कि योग का संश्लेषण नहीं होता, यहां पर कोशिका द्रव एवं केंद्रक में परिवर्तन देखने को मिलते हैं। जबकि वाइटेलोजेनेसिस की बात करें, पीतक जनन, पीतक जनन में आप लोग बताएंगे यहां पर योग का संश्लेषण भी होता है, योग का संग्रह भी होता है। एक इंपॉर्टेंट बात आप अपने दिमाग में रख लीजिए कि एग्जाम के अंदर इस वाइटेलोजेनेसिस के ऊपर परीक्षा के अंदर शॉर्ट नोट के रूप में बीएससी पार्ट फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है, वाइटेलोजेनेसिस, व्हाट डू यू मीन वाइटेलोजेनेसिस। और इस बार के लिए ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आएगा, वाइटेलोजेनेसिस। आज जो मैं बात करने वाला हूं वो बात करने वाला हूं प्री
वाइटेलोजेनेसिस। प्री वाइटेलोजेनेसिस से कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पर मैं आता हूं। प्री वाइटेलोजेनेसिस, प्री वाइटेलोजेनेसिस किसकी बात करेंगे? प्री वाइटेलोजेनेसिस की बात करेंगे। हम लोग जो यहां पर बात करने वाले हैं वो किसकी बात करने वाले हैं? प्री वाइटेलोजेनेसिस की। तो प्री वाइटेलोजेनेसिस का जो कंसेप्ट मैंने आप लोगों को बताया वो कंसेप्ट क्या है कि प्री वाइटेलोजेनेसिस में क्या होगा? चेंज इन न्यूक्लियस, यानी कि केंद्रक भाग में परिवर्तन। क्या होगा? चेंज इन साइटोप्लाज्म, यानी कोशिका द्रव में परिवर्तन। क्या नहीं होगा? नो सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ योग। यहां पर योग का संश्लेषण एवं संग्रह नहीं होगा। यह बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी? प्री वाइटेलोजेनेसिस में हम लोग बात करेंगे चेंज इन न्यूक्लियस, और बी पॉइंट पर बात करेंगे चेंज इन साइटोप्लाज्म। तो चेंज इन न्यूक्लियस में बात करते हैं। सबसे पहले चेंज इन न्यूक्लियस की बात करें तो चेंज इन न्यूक्लियस की बात करते हैं। तो चेंज इन न्यूक्लियस में सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं पहला पॉइंट कि यहां पर केंद्रक आकार में बड़ा होकर वेसिकल्स जैसी संरचना बनाता है। यहां पर न्यूक्लियस जो है वो आकार में क्या हो जाता है? बड़ा, यानी कि न्यूक्लियस यहां पर आकार में बड़ा हो जाता है। यानी कि कैसा हो जाता है? लार्ज इन साइज। और यहां पर क्या बना देता है? जर्मिनल वेसाइकल्स बना देता है। इसको आप लोग क्या बोलते हैं? जननिक आशय कहते हैं। यानी केंद्रक जो है आकार में बड़ा होकर जर्मिनल वेसिकल्स जैसी एक रचना बना देता है। तो यहाँ पर केंद्रक आकार में बड़ा होकर, और यहाँ पर आप लोग बताएंगे ये क्या बना देता है? एक बड़ी वेसिकल जैसी रचना बनाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जर्मिनल वेसिकल्स कहते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को बताया कि केंद्रक में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। पहला परिवर्तन आप लोग बताएंगे कि न्यूक्लियस जो है एनलार्ज इन साइज एंड टू फॉर्म ए जर्मिनल वेसिकल्स। एक वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर है। जैसे यदि मैं कहूं कि जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि ये सेल में ये न्यूक्लियस है। यदि इसको हम लोग दूसरे कलर से डिनोट करना चाहें तो ये मान लीजिए कि ये न्यूक्लियस हो गया। अब यहां पर देखें, ये न्यूक्लियस जो है इस तरह से आकार में बड़ा हो जाता है।
और इसी को हम लोग कहते हैं जर्मिनल वेसाइकल्स। क्या कहेंगे? जर्मिनल वेसाइकल्स कहेंगे। दूसरा पॉइंट यदि हम लोग यहां पर डिस्कस करें कि न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है, यहां पर न्यूक्लियस के अंदर डीएनए जो है वो कंटिन्यूअसली डुप्लीकेट होता रहता है। तो न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है वो कंटिन्यूअस डुप्लीकेट होता रहता है, एंडोमाइटोसिस की क्रिया करता है। और एंडोमाइटोसिस की क्रिया करने के कारण डीएनए डुप्लीकेट कंटिन्यूअसली विदाउट न्यूक्लियर डिवीजन। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज एंडोमाइटोसिस। तो यहां पर जो क्रोमोसोम्स हैं वो आपको जेंट दिखाई देने लग जाते हैं, जेंट क्रोमोसोम्स। जेंट क्रोमोसोम्स का मतलब क्या हुआ? यहां पर मैं यहां पर बात करूं सेकंड पॉइंट की, यदि बात करें हम लोग, यहां पर डीएनए जो है यहां पर कंटिन्यूअसली डुप्लीकेट होता रहता है। और डुप्लीकेट होने के लिए कौन सा प्रोसेस होगा? एंडोमाइटोसिस होगा। क्या होगा? एंडोमाइटोसिस होगा। यानी डीएनए डुप्लीकेट विदाउट न्यूक्लियर डिवीजन। अब डीएनए कंटिन्यूअसली डुप्लीकेट होगा तो यहां पर जो क्रोमोसोम है, यहां पर जो क्रोमोसोम्स हैं, ये क्रोमोसोम्स यहां पर कैसे दिखाई देंगे? जेंट, यानी कि विशाल गुणसूत्र का निर्माण हो जाता है। और इन जेंट क्रोमोसोम्स को हम लोग क्या बोलते हैं? लैम्प ब्रश क्रोमोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? लैम्प ब्रश क्रोमोसोम कहते हैं। तो क्रोमोसोम यहां पर आकार में विशाल होकर यहां पर क्या बनाते हैं? विशाल गुणसूत्र या लैम्प ब्रश क्रोमोसोम बनाते हैं। और ये लैम्प ब्रश क्रोमोसोम बनने का जो कारण है वो मित्रों आपको ध्यान में रहना चाहिए, एंडोमाइटोसिस। तो एंडोमाइटोसिस क्या है? एंडोमाइटोसिस की डेफिनेशन क्या बता सकते हैं? व्हाट डू यू मीन एंडोमाइटोसिस? एंडोमाइटोसिस क्या है? अगर मैं यहां पर बात करूं एंडोमाइटोसिस, तो मैं इसकी डेफिनेशन कैसे बताऊंगा कि डीएनए डुप्लीकेट विदाउट न्यूक्लियर डिवीजन। यानी कि बिना केंद्रक विभाजन के डीएनए का डुप्लीकेट क्या होना क्या कहलाता है? एंडोमाइटोसिस कहलाता है। क्या कहलाएगा? एंडोमाइटोसिस कहलाएगा, यानी डीएनए डुप्लीकेट विदाउट न्यूक्लियर डिवीजन। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज एंडोमाइटोसिस। फिर उसके बाद में अगर हम लोग देखें तो जो क्रोमोसोम्स हैं वो हमें कैसे दिखाई देते हैं? यदि आप इनको क्रोमोसोम्स को देखें तो देखिए लैंप को साफ करने वाली ब्रश के जैसे दिखाई देते हैं। ये लैंप को एक साफ करने वाली ब्रश का मैं यहाँ पर एक स्ट्रक्चर, एक डायग्राम बना रहा हूँ। और उसी डायग्राम के ऊपर अगर आप लोग देखें तो ये जो आप लोगों को जो यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ये जो है वो क्या कहलाते हैं? लैंप ब्रश क्रोमोसोम कहलाते हैं। यदि मैं एक छोटे से पार्ट का यदि पिक्चर लूं, इसको यदि हम लोग यहाँ पर
क्या करें, एनलार्ज करके देखें तो ये कैसा दिखाई देगा हमें। तो ये अगर हमें देखें तो ये क्रोमेटिन, तो यदि हम लोग देखें तो ये वाला भाग जो है ये कहलाता है क्रोमेटिन अक्स, ये क्रोमेटिन एक्सिस कहलाएगा, और ये कहलाते हैं लेटरल लूप। और यदि आप लोग देखें इन लूप के चारों ओर ये तो ये हमें यहाँ पर नजर आता है आरएनए प्लस प्रोटीन, और ये कहलाएगा लेटरल लूप। तो यदि आप किसी भी यदि लैम्पब्रस क्रोमोसोम को देखेंगे तो ऐसा स्ट्रक्चर हमें यहाँ पर दिखाई देता है। तो मैंने आप लोगों को पहला बताया कि केंद्रक जो है वो आकार में बड़ा हो जाता है, केंद्रक का आकार में बड़ा होकर एक जननिक आशय जैसी रचना बनाता है। क्या बनाता है? जर्मिनल वेसाइकल बनाता है। दूसरा पॉइंट मैंने बताया कि डीएनए जो है वो कंटिन्यूअसली यहाँ पर डुप्लीकेट होता रहता है, जिसके कारण क्रोमोसोम्स जो है साइज में बड़ा हो जाता है और जेंट क्रोमोसोम बनाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैंप ब्रश क्रोमोसोम कहते हैं। और लैंप ब्रश क्रोमोसोम जो है इसको सबसे पहले एम्फीबियन की ऊसाइट में देखा गया था। लैंप ब्रश क्रोमोसोम को सबसे पहले कहां पर देखा गया था? एम्फीबियन की ऊसाइट में देखा गया। कहां पर देखा गया था? एम्फीबियन की ऊसाइट के अंदर इसको सबसे पहले देखा गया था। अब अगला पॉइंट आप लोग यहां पर बताएंगे कि यहां पर डीएनए जो है उसमें रेप्लिकेशन तो हो ही रहा है, इसके साथ साथ यहां पर ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया भी होती है, और ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया के द्वारा यहां पर आप लोग बताएंगे मैसेंजर आरएनए, आप लोग यहां पर बताएंगे ट्रांसफर आरएनए, और राइबोसोमल आरएनए का निर्माण होता है। तो यहां पर हम लोग बता सकते हैं कि डीएनए जो है वो ट्रांसक्रिप्शन करेगा, ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा तीनों प्रकार के आरएनए का संश्लेषण होता है। तो डीएनए जो है उसका ट्रांसक्रिप्शन होगा, जिससे मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, और आपका क्या बनेगा? राइबोसोमल आरएनए बनेगा। फिर आप लोग यहां पर बताएंगे कि एक प्रकार से यहां पर जीन एम्प्लीफिकेशन की क्रिया होती है, जीन एम्प्लीफिकेशन, या जिसको आप लोग बोल सकते हैं जीन प्रवर्धन कह दीजिए, या इसी को हम लोग बोलते हैं जीन रिडंडेंसी की क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है? जीन रिडंडेंसी की क्रिया। तो इसी प्रोसेस को आप लोग क्या बोलते हैं? जीन रिडंडेंसी कह दीजिए, या इसी को आप लोग क्या बोलेंगे? जीन का एम्प्लीफिकेशन होता है। अब अगर हम लोग यहां पर देखें कि जैसे डीएनए है,
डीएनए का यहां पर ट्रांसक्रिप्शन हुआ, डीएनए का यहां पर क्या हुआ, ट्रांसक्रिप्शन हुआ, और डीएनए से यहां पर क्या बना, मैसेंजर आरएनए बना। इस मैसेंजर आरएनए में क्या होगा, मान लीजिए कि ये आपका यहां पर 100% जो मैसेंजर आरएनए बना, इस 100% मैसेंजर आरएनए का 90% मैसेंजर आरएनए तो एट द स्पॉट, यानी उसी समय यहां पर इसका क्या हो जाता है, ट्रांसलेशन हो जाता है। और ये इमीडिएटली आप लोग बताएंगे किसमें, प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेता है, प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। किसमें भाग लेता है, 90% जो मैसेंजर आरएनए है ये तत्काल प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेगा। केवल 10% जो मैसेंजर आरएनए है ये यहां पर इन एक्टिव हो जाता है। क्या हो जाता है, इनएक्टिव। एक्चुअली में ये जो 10% मैसेंजर आरएनए है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए ये मैसेंजर आरएनए है और इस मैसेंजर आरएनए के चारों ओर प्रोटीन का एक कोट बन जाता है। इस मैसेंजर आरएनए के चारों तरफ ये क्या बन जाता है, प्रोटीन कोट बन जाता है। ये क्या बन गया, प्रोटीन कोट। और ये यहां पर क्या है, मैसेंजर आरएनए। तो मैंने क्या बताया कि डीएनए जब ट्रांसक्राइब्ड होता है तो मैसेंजर आरएनए बनता है। इस मैसेंजर आरएनए का 90% मैसेंजर आरएनए, मान लीजिए 100% मैसेंजर आरएनए बना, इस 100% आरएनए का 90% आरएनए तो एट द स्पॉट, एट द टाइम ये तो प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेता है, पार्टिसिपेट इन प्रोटीन सिंथेसिस, बट 10% मैसेंजर आरएनए जो है वो इनएक्टिव हो जाता है। यानी कि मैसेंजर आरएनए इज कवर्ड बाय ए प्रोटीन कोट। दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर कॉल्ड एज इनफॉर्मोसोम्स। इस संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं, इनफॉर्मोसोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं संरचना को, इनफॉर्मोसोम्स कहते हैं। और इनफॉर्मोसोम्स के बारे में किसने बताया था, स्प्रीन ने बताया। एक साइंटिस्ट थे, कौन, स्प्रीन। स्प्रीन ने जो है वो किसके बारे में बताया था, इनफॉर्मोसोम्स के बारे में बताया। तो मैसेंजर आरएनए के चारों ओर प्रोटीन का एक आवरण बन जाता है जिसके कारण मैसेंजर आरएनए निष्क्रिय हो जाता है। इस प्रकार का निष्क्रिय मैसेंजर आरएनए जो है वो क्या कहलाता है, इनफॉर्मोसोम्स। तो इनफॉर्मोसोम्स टर्म वाज गिवन बाय स्प्रीन। व्हाट डू यू मीन इनफॉर्मोसोम्स? एक नंबर का सवाल परीक्षा में पूछा जाता है, इनफॉर्मोसोम्स क्या है? तो आप लोग बताएंगे मैसेंजर आरएनए इज कवर्ड बाय ए प्रोटीन कोट and to form a inactive messenger RNA, this molecule called as इनफॉर्मोसोम्स। और ये इनफॉर्मोसोम्स जो है ये आप लोग बताएंगे ये क्लीवेज के दौरान, क्लीवेज, क्लीवेज का मतलब मित्रों क्या होता है, विदलन, यानी कि विदलन के दौरान ये किसमें भाग लेगा, प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेगा। किसमें भाग लेगा, ये प्रोटीन सिंथेसिस में। कब भाग लेगा, विदलन के समय भाग लेगा। तो इस प्रकार से आप लोगों ने बताया डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन हुआ, मैसेंजर आरएनए बना। जो 100% मैसेंजर आरएनए बना उसमें 90% मैसेंजर आरएनए तो उसी समय प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेता है। जो 10% मैसेंजर आरएनए है वो इनएक्टिव हो जाता है। और ये जो इनएक्टिव जो मॉलिक्यूल है वो आप लोग यहाँ पर बताएंगे इनफॉर्मोसोम्स का निर्माण करता है। फिर हम लोग अगले पॉइंट पर बात करें। अगले पॉइंट पर बात करते हैं।
अगला पॉइंट यहां पर आप लोग बताएंगे, आपका 5th नंबर का पॉइंट, कि यहां पर न्यूक्लियोलस जो है इसका साइज जो है वो एनलार्ज हो जाता है। केंद्रिका का आकार बड़ा हो जाता है या केंद्रिका, न्यूक्लियोलस जो है इंक्रीज इन नंबर। दो चीजें बता सकते हैं, या तो संख्या में अधिक हो जाती है, या तो क्या होगा, संख्या में अधिक। जैसे एम्फीबियन की ऊसाइड्स की बात करते हैं हम सामान्य रूप से, तो एम्फीबियन की ऊसाइड्स में जैसे ट्राइट्यूरस की बात करें, ट्राइटोन की बात करें, तो ट्राइट्यूरस की बात करें, इनका नंबर 600 से 1200 तक हो जाता है। तो यहां पर अगर आप लोग बताएं केंद्रिका की संख्या जो है वो एक, जैसे केंद्रिका है 1 से 2 से 3 हो सकती है, या जैसे कुछ मैंने एम्फीबियंस बताए जिनके अंदर इनका नंबर आपका 600 से 1200 तक भी इनकी संख्या देखने को मिलती है। तो न्यूक्लियोलस का आकार बड़ा हो जाता है या संख्या बढ़ जाती है। ये सारे परिवर्तन जो है वो किस में देखने को मिलते हैं, न्यूक्लियस के अंदर चेंजेस। अब मैं बी पॉइंट की बात करता हूं, मैं किसकी बात करता हूं, बी पॉइंट। बी पॉइंट है चेंज इन साइटोप्लाज्म, कि साइटोप्लाज्म में क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलते हैं। इंक्रीज इन नंबर, इसका एग्जाम्पल आप लोग यहां पर डाल सकते हैं, एम्फीबियन oocyte, एम्फीबियन oocyte। जैसे फॉर एग्जांपल जीनोपस का एग्जांपल दे सकते हैं आप लोग, एग्जांपल डाल सकते हैं यहां पर। चेंज इन साइटोप्लाज्म की बात करें, चेंज इन साइटोप्लाज्म की बात करें तो पहला आप पॉइंट बताएंगे यहां पर इसमें कि एम्फीबिया, रेप्टाइल्स और एवीज में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बढ़ जाती है। एम्फीबिया, रेप्टाइल्स और एवीज की जो oocyte है उसमें माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड्स का निर्माण हो जाता है। मतलब यहां पर किसका निर्माण हो जाता है, माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड्स का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है, माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड्स का निर्माण यहां पर देखने को मिलता है। और यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है वो न्यूक्लियर डीएनए से अधिक हो जाता है। यहां पर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए ज्यादा हो जाता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड्स बन जाते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड्स कहां कहां देखने को मिलते हैं, स्पर्म के अंदर देखने को मिलता है, कहां देखने को मिलता है, oocyte में देखने को मिलता है, और कहां देखने को मिलता है, फाइलम प्रोटोजोआ का एक एग्जांपल क्लास राइजोपोडा या सार्कोडिना के अंदर पड़ता है, काओस काओस, जेंटमीबा, पीलोमिक्सा, वहां पर भी माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड्स देखने को मिलता है। माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड्स स्पर्म में भी देखने को मिलता है। माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड्स जो है वो आपको oocyte के अंदर भी देखने को मिलता है। फिर यहां पर अगला पॉइंट आप लोग बताएंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिस्टर्नी की संख्या बढ़ जाती है। ईआर में किसका नंबर बढ़ जाता है, सिस्टर्नी की संख्या बढ़ जाती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिस्टर्नी की संख्या बढ़ जाती है। इसके अलावा थर्ड पॉइंट आप लोग बता सकते हैं कि राइबोसोम्स की संख्या भी बढ़ जाती है। अब एक बहुत सिंपल सी बात है, अगर राइबोसोम का नंबर बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है प्रोटीन सिंथेसिस भी बढ़ेगा। यहां पर क्या बढ़ेगा, प्रोटीन सिंथेसिस भी बढ़ जाएगा। राइबोसोम की संख्या बढ़ी,
राइबोसोम की संख्या के साथ साथ में यहां पर आप लोग बताएंगे प्रोटीन सिंथेसिस भी इंक्रीज हो जाता है। फिर हम लोग इसका लास्ट पॉइंट बात करेंगे, गोल्जी बॉडी में वेसिकल्स की संख्या बढ़ जाती है। अब गोल्जी बॉडी में वेसिकल्स की संख्या बढ़ेगी तो क्या होगा, ये वेसिकल्स आगे चलकर क्या बनाएंगे, कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, वलकुट कण बनाएंगे। कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स कह दीजिए, या इन्हीं को आप लोग क्या कह सकते हैं कि ये क्या बनाएंगे, वलकुट कण बनाएंगे। ये जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स है इनमें क्या भरा हुआ रहता है, म्यूको पॉलीसैकेराइड इनके अंदर भरा हुआ रहता है। क्या भरा हुआ रहता है, म्यूको पॉलीसैकेराइड जो है वो इनके अंदर भरा हुआ रहता है। ये जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स हैं इनमें जो म्यूकोपॉलीसैकेराइड भरा रहता है, ये आगे चलकर निषेचन के समय निषेचन झिल्ली, निषेचन झिल्ली को आप लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का निर्माण करते हैं, निषेचन झिल्ली का निर्माण करते हैं। और ये फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन क्या करती है, प्रिवेंट द पॉलीस्पर्मी, ये बहुशुक्राणुता को रोकने का काम करती है। पॉलीस्पर्मी को कैसे ये निषेचन झिल्ली फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बनेगी, ये जब हम निषेचन का टॉपिक पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन उस समय डिस्कस करेंगे। अभी समझ सकते हैं गोल्जी बॉडी की वेसिकल्स, गोल्जी बॉडी का नंबर देखिए मैंने क्या क्या पॉइंट बताए, माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर इंक्रीज हो गया, माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड्स बन गया, ईआर के अंदर सिस्टर्नी का नंबर इंक्रीज हो गया, यहाँ पर बताएंगे राइबोसोम की संख्या बढ़ जाती है तो प्रोटीन सिंथेसिस ज्यादा होगा, साथ में बताएंगे गोल्जी बॉडी में वेसिकल्स का नंबर इंक्रीज हो गया, अगर वेसिकल्स का नंबर इंक्रीज होगा तो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स बनेंगे, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स यदि बनते हैं तो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स में क्या भरा रहता है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड, ये आगे चलकर क्या बनाती है, निषेचन झिल्ली या फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बनाती है। और ये फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन जो है ये क्या करती है, ये निषेचन के समय पॉलीस्पर्मी को रोकने का काम करती है, अर्थात अंडे के अंदर एक से अधिक शुक्राणु के प्रवेश को रोकने का काम करती है। थैंक यू गाइज, आज के लिए इतना। मैंने आप लोगों को प्री वाइटोलोजेनेसिस का टॉपिक कंप्लीट करवा दिया है और मैं आशा करता हूं कि अगर आप लोग इसको पढ़ेंगे एक बार दो बार तो निश्चित रूप से आपको क्लियर हो जाएगा। और याद रखिए ये जो मेरा सरस्वती बायोमंत्रा जो यूट्यूब चैनल है उसे आप सब्सक्राइब्स आप भी कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए कि उनको भी कहिए कि आप सब्सक्राइब्स कर लें। रेगुलर आपको चेतन सर की क्लासेस मिलती रहेंगी। थैंक यू गाइज, थैंक यू।